Hi everyone. In this video lecture, we'll discuss about the concept of resonance. What is resonance? What are the important features of resonance? What is the criteria for a compound or for a molecule or for an ionic species to show resonance? And what are the various factors involved in resonance and how to calculate the bond order of a resonating species. So in the previous lectures we have discussed about the Lewis structure of molecules or ionic species. So while writing this Lewis structure, more than one structure may be obtained by arrangement of the total electrons present in the given molecule or ionic species. So by arrangement of this, we can get more than one possible structures. So whenever we have these types of possibilities, we use the concept of resonance. So heading for this discussion will be resonance. So this, as I have told you, this resonance is nothing but the rearrangement of electron pairs between the various atoms of the molecule rearrangement of electron pairs giving rise to different structures giving rise to different structures possible for a given compound or molecule or ionic. So in this resonance there is a rearrangement or the migration of electron pairs. Now what is the condition required? Now we'll know the structure of resonating structure, we'll discuss. So what is the condition for resonance? All important features. क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए रेजोनेंस के लिए? तो जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस शो करते हैं, तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ये पॉइंट्स हमको दिमाग में रखना पड़ेगा. तो द फर्स्ट पॉइंट जो हमको दिमाग में रखना है, जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, तो उस रेजोनेंस लिखने में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने रिलेटिव पोजीशंस चेंज कर दिया, इसका मतलब कंपाउंड दूसरा ही हो गया. आपको कंपाउंड चेंज नहीं करना है, उसी सेम कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है. तो पॉइंट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स कैन नॉट चेंज. रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स कैन नॉट चेंज. अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो हमने कंपाउंड या मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया. अब मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे. सेम मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखना है. सेकेंड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करेंगे तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. तो जब भी आप स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, सभी स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होना चाहिए. अब ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो दूसरे स्ट्रक्चर में 4 हो गया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन गैप हो गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड एज वेल एज लोन पेयर्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम. number of electron pairs
in all structures should be same. तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही दूसरे एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सभी में सेम होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेंगे उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूल्स मोर और लेस प्लेनर होना चाहिए। इफ एट ऑल 100% प्लेनर है, वेल एंड गुड, इफ नॉट शुड बी ऑलमोस्ट प्लेनर। Molecule should be planar or near planar. Number 4 point जो आपको दिमाग में रखना है, there must be alternate double bond, single bond. Alternate सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल डबल होना चाहिए। दैट मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज मोस्ट ऑफ द केस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे होना चाहिए एंड द पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ एट ऑल चार्जेस आएंगे। तो वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग स्ट्रक्चर्स द नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। While writing structures, negative charge should be on more electronegative atom। अगर if नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास है तो पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास होना चाहिए। नंबर 6 जो हम लोग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे दैट इज अ पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब ये आपके पास जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, ऑल दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स and none of these resonating structure is the actual structure of the molecule undergoing resonance। तो whenever we have a resonance, a particular ion or a particular molecule is showing resonance, तो उसके लिए हम लोग exact structure नहीं लिख पाएंगे। We can only show that these are the contributing structures। इस contributing structures के बीच में एक ऐसा structure आएंगे that is known as resonance hybrid। दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हम लोग पेन एंड पेपर में शो नहीं कर सकते। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, the contributing structures or the resonating structures should have similar energy। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ exactly identical energy होना चाहिए, similar होना चाहिए। There should not be any large energy gap between any two resonating structures। तो ये आपके पास resonating structures, contributing structures more or less similar energy होना चाहिए। Actual structure is known as resonance hybrid, which is the contribution coming from
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी आप स्ट्रक्चर देखें उनमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा इन सभी को कंबाइन करके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये आपको शो नहीं कर पाएंगे। दो हम लोग शो करेंगे लेकिन एक्चुअली इन रियल सेंस में ये हम लोग शो नहीं कर पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस some energy is released, एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी रिलीज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या करेंगे, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज कर जाते हैं। इफ द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम डिक्रीज देन स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो सिंपली सेइंग whenever we have resonance that particular structure will have some energy which is known as resonance energy, and this resonance energy is because of this resonance energy the system is stabilized। तो जो मॉलिक्यूल जो आयनिक स्पेसीज जहाँ पे रेजोनेंस शो करेंगे तो वहाँ पे हमेशा स्टेबिलिटी गेन करेंगे बिकॉज ऑफ ए फैक्टर व्हिच इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो ये जो रेजोनेंस एनर्जी है leads to the stabilization of the molecule or ionic species undergoing resonance। तो for every substance जो रेजोनेंस शो करे उसको एक एनर्जी होना चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी भी कम होगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। एंड ये रेजोनेंस एनर्जी है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन आप रखेंगे, द डिटेल्स विल गोइंग टू डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। दैट इज एक्सपेरिमेंटल heat of formation minus theoretical heat of formation. This difference is known as resonance energy। तो हम लोग अगर ये गिवन है व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड द थियोरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंटल मतलब दिस इज समटाइम्स रिटन एज ऑब्जर्व्ड, थियोरेटिकल इज नोन एज कैलकुलेटेड। तो इन दोनों का अगर वैल्यूज गिवन है वी टेक दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस गिव्स यू एनर्जी व्हिच इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो ये आपके पास रेजोनेंस है। तो सिंपली सेइंग कि व्हेनेवर वी हैव रेजोनेंस तो आपके पास मॉलिक्यूल या आयन्स है वो हमेशा स्टेबिलिटी गेन करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी भी गेन करेंगे। तो लेट मी राइट डाउन सम स्ट्रक्चर्स। अब उसके बाद हम लोग उसका फीचर्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जाम्पल carbonate ion CO3 minus। Now the Lewis structure of this carbonate ion here, this is the Lewis structure, we have negative charge यहाँ पर है। तो now look at this इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। अब ये इस तरह से मूव करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पे मूव हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो वी हैव वन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो डबल बॉन्ड था नाउ सिंगल बॉन्ड हुआ, जो सिंगल बॉन्ड था इट बिकम्स डबल बॉन्ड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ये भी मूव कर सकते हैं, तो अब चलिए ये इधर मूव किया और ये इधर मूव किया, तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर बना। तो ये आपके पास मूव है, ये तीन पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। तो ये इनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज समथिंग इन बिटवीन। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको देखेंगे यहाँ पे, तो जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हुआ, जो सिंगल बॉन्ड था इट बिकम्स डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज नीदर सिंगल बॉन्ड नॉर डबल बॉन्ड, देयर इज समथिंग इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। तो सिंगल से ज्यादा होगा और डबल से कम होगा। तो सभी बॉन्ड आइडेंटिकल है। अगर मैं इसको लेता हूँ, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, मैं इसको ले लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर है। तो कार्बोनेट आयन में टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस all carbon oxygen bonds are identical, and the bond order, the bond formed between carbon oxygen in this carbon ion is in between single and double। तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज स्ट्रेस, तो ये कार्बन ऑक्सीजन एंड ईच कार्बन ऑक्सीजन इज पार्टली सिंगल पार्टली डबल, इस तरह से हम लोग शो करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो जो भी आपके पास रेजोनेंस शो कर रहा है, तो रेजोनेंस के वजह से ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड और आर एग्जैक्टली सेम। बोन्स आइडेंटिकल है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगा, बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। तो आप यहां पे लिखें, तो ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड strengths are identical, all carbon oxygen bond length are identical, on carbon oxygen bond order are identical। तो अगर ये नहीं रहता तो टू डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स में आपको मिलता है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, आई विल शो यू लेटर। मैं जस्ट आपको ये शो कर रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट इज रेजोनेंस। अब ये दिस इज लोकेटेड पार्टली डबल पार्टली सिंगल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इस तरह से अगर शो करेंगे तो ये स्टेबिलिटी गेन कर जाता है, एंड वो स्टेबिलिटी किसकी वजह से, रेजोनेंस एनर्जी। तो जहां पे भी रेजोनेंस आएंगे सम एनर्जी इज रिलीज, जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग शो करेंगे। Similarly, take this carbon dioxide molecule ले लेता हूँ, the living structure is ये पॉसिबल है। अब सेकेंड पॉसिबल इज टोटल बॉन्ड्स 4 है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर दिया इधर दिया, तो इसके पास नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव। और तीसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल, जब इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज अराइज करते हैं। तो ये इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो ये नॉन सिमेट्रिकल बट ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस तरह से लिखिए दिस SO4 2- सल्फेट आयन, सो वी हैव दिस नेगेटिव नेगेटिव। तो इसको मैं इस तरह से ले सकता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इधर गया, तो वी हैव एक स्ट्रक्चर बना इस तरह से सल्फर O- O डबल बॉन्ड O-। जब ये पॉसिबल है तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर कर दिया और ये इसको इधर कर दिया, O- S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O- ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कर सकते हैं तो मेरे पास एक और ऑप्शन मिलेगा, ये नेगेटिव इधर हुआ नेगेटिव इधर हुआ इधर हुआ, तो अब ये नेगेटिव इधर भी हो सकता है। आपके पास बहुत सारा कॉम्बिनेशंस मिलेगा। तो फर्स्ट ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन थर्ड ऑक्सीजन फोर्थ ऑक्सीजन, फर्स्ट 2 फर्स्ट एंड 3 फर्स्ट एंड 4। तो इस तरह से लुक एट दिस, वी कैन आल्सो हैव दिस, ये इधर गया और ये इधर गया, तो वी कैन हैव दिस स्ट्रक्चर्स आल्सो। तो ये आपके पास पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है।
तो इधर आप देखा जाए तो ये चारों जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है ये सिंगल और डबल के बीच में मूव कर रहे हैं। तो दिस इज नीदर प्योरली सिंगल बॉन्ड नॉर प्योरली डबल बॉन्ड बट समथिंग इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो डबल से थोड़ा सा छोटा होगा, सॉरी सिंगल से थोड़ा छोटा होगा, डबल से थोड़ा सा लंबा होगा। एक्चुअली इज इन बिटवीन 1 एंड 2, वो हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। इस तरह से देखिए वी हैव दिस बेंजीन, वी कैन हैव दिस स्ट्रक्चर। जैसे ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया और ये इधर मूव किया। तो ध्यान से देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो डबल था सभी सिंगल हुआ और जो सिंगल था वो बिकम्स डबल। तो ये मॉलिक्यूल इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज जस्ट द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ये दोनों जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव दिस स्ट्रक्चर्स। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल। और ये तीनों जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं डिवार्ड स्ट्रक्चर। तो इन सभी को कंबाइन करके जो मेरे पास हाइब्रिड है दैट समथिंग इस तरह से, जो ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये मॉलिक्यूल के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसको लिखने में टाइम लगता है तो सिंपली वी से यहाँ पे गोला लगाते हैं। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इन सभी में से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज द मोस्ट स्टेबल, जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो ये आपके पास रेजोनेंस जैसे आपको शो करना है तो इस तरह से आपको शो करेंगे। ना मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड और ऑर्डर, दैट मीन्स द एक्चुअल जो बॉन्ड बना। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। तो ये आपके पास रेजोनेंस के लिए। तो आपके पास ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लीविज स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपके पास लीविज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। Count the number of bond groups of individual atoms, मतलब जितना जो मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम में जो बॉन्ड्स बना है एटम से उसको काउंट करना है। देन द फोर्थ वन डिवाइड the total number of bonds by number of bond groups। तो ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू द बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक्चुअल जो बॉन्ड है दैट इज फॉर्म बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, वो आपको डिफाइन करना है। तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। स्टार्ट विद एग्जांपल कार्बोनेट आयन। अभी जैसे मैंने आपको लीविज स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, दैट इज द लीविज स्ट्रक्चर। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। Total bonds, how many bonds? 2, 3, 4, 4 bonds.
total number of bond groups. How many bond groups? 1, 2, 3. The peripheral atoms, these are known as bond groups. Bond groups, that is 3. So therefore bond order is equals to 4 by 3, that is 1.33. So if you look at this, यहाँ पे जो एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज बिटवीन 1 and 2 के बीच में आ रहा है. 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा कम. सो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से थोड़ा सा लंबा होगा और सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा कम होगा. तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा. अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा. तो बाद में हम लोग कोरिलेट करेंगे. इस तरह से चलिए सल्फेट आयन. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर. वी हैव दिस सल्फेट आयन. दिस वाज द Lewis structure. So number of bonds 2, 4, 5, 6. We have 6 bonds. Bond groups 1, 2, 3, 4. So therefore bond order is 6 by 4. Number of bonds divided by number of bonding groups. तो actually is 1.5. तो यहाँ पे लोग कहते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, डबल बॉन्ड से कम हो. Take this PO4 3 minus phosphate ion. We have this Lewis structure. ये Lewis structure. So first number of bonds is equal to 2, 3, 4, 5. Number of bond groups 1, 2, 3, 4. So therefore bond order is 5 by 4 to 1.33. We'll take some examples. ClO2 minus Lewis structure. Number of bonds is equal to 3. 1, 2, 3. Number of bond groups 1, 2. So bond order is 3 by 2, 1.5. ClO3 minus, so we have the ClO3 minus. So number of bonds, total number of bonds 2, 4, 5. Bond groups 3, 1, 2, 3. So bond order 5 by 3. 2, 4, 5, 5 by 3. Good. So we have this 6 ClO4 minus. So Lewis structure ClO4 minus. So number of bonds 2, 4, 6, 7. Bond groups 1, 2, 3, 4. Bond order 7 by 4. This is we can take this NO3 minus. So we have structure
NO3 minus number of bonds 1 2 3 4, bond groups 3, bond order 4/3. Now take this benzene. That is cyclic. So 4 cyclic compounds. So we write down this as we have 2 resonating structures. So bond order for such type of cyclic structure is number of electron pairs involved in resonance divided by number of resonating structures. So therefore look at this, number of electron pairs involved in resonance 1 2 3. So we have 3, number of resonating structure 2, so this comes out to be 1. So this is how we define the bond order of a species undergoing resonance. So जो भी species resonance शो करे उसमें सभी bonds identical रहते हैं. Because of this bond length, bond strength सभी identical है. Now this bond order I hope आपको समझ में आ गया होगा, जिससे हम लोग simplest way में इसको define किया है. So you can write down any of the resonating structures. Once you write down the Lewis structure, so we can write down all this bond order. So bond order and bond length is proportional to, if suppose bond order ज्यादा है तो bond length कम होगा, 1 by bond length. अगर bond length ज्यादा है तो bond order कम होगा, या अगर bond length कम है तो bond order ज्यादा होगा. अब bond length में जैसे हमने bond बना तो this internuclear distance between the combining atoms को हम लोग कहते हैं bond length और bond distance. This bond order is directly proportional to stability. तो इसका मतलब है जैसे जैसे bond order बढ़ते जाएंगे bond का stability बढ़ जाएगा. तो simply saying triple bond is more stable than double bond is more stable या stable than single bond. तो अगर आपके पास bond order पता चल जाता है different species का तो we can easily compare their stability. तो stability can also be defined in terms of bond length. जिसका bond length ज्यादा होगा bond weak होगा, अगर bond length कम है तो bond stronger होगा. तो stability और stronger nature of the bond, तो ये आपके पास दिमाग में रखना है when comparing the stability और the bond energies. जितना bond order ज्यादा होगा उतना bond energy भी ज्यादा होगा. Bond energies is directly proportional to bond order. जितना bond order ज्यादा होगा, जितना bond बनाने में energy release करेगा तो bond energy will be more. So this is what we call resonance. तो resonance से हम लोग stability compare कर सकते हैं. तो कोई भी substance, कोई भी molecular species और कोई भी ionic species जहाँ पे resonance show करेंगे तो stability gain करेंगे. जहाँ पे resonance कम आया वहाँ पे सभी bonds identical होगा and the bond order है वो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे calculation करेंगे. So this is what we call resonance. तो ये तभी आपको develop करेंगे while writing resonating structures more than one possible arrangement of electron pairs are appearing. तो जैसे more than one possible cases arise करेंगे तो वहाँ पे हम लोग resonance के इसको show कर सकते हैं.
So this is all about resonance. Now we'll discuss the concept of hybridization. What is hybridization? What are the important points regarding this hybridization? Then how this hybridization case occurs and what are the related features of hybridization. So first, let me introduce you what is hybridization. Hybridization is, first of all, this is purely theoretical concept for which no experimental justification occurs. There is no experimental derivation for this hybridization. This is purely and purely theoretical. Second thing, hybridization is defined as the intermixing of the atomic orbitals of an atom present in the valence shell before formation of chemical bond. This self-intermixing of atomic orbitals present in the valence shell of an atom before chemical bond formation is known as hybridization. So before this, we have atomic orbitals. Now these atomic orbitals undergoes intermixing, and after this intermixing, a set of orbital is formed which is known as the hybrid orbitals. So these hybrid orbitals does not retain the properties of the atoms which mix to give you these hybrid orbitals. So once the atomic orbitals mix, the atomic orbitals loses its individual identity and new set of orbital is formed which is known as hybrid orbitals. So this is the hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are involved in bond formation. So this is what we call as hybridization. So first, this is a theoretical, and from definition point of view, this is defined as intermixing of atomic orbitals, intermixing of atomic orbitals present in the valence shell or the outermost shell of an atom before bond formation. So this intermixing, self-intermixing is what we call as the process of hybridization. This process is nothing but the phenomenon of intermixing of atomic orbitals is known as hybridization. And after mixing of these atomic orbitals, a new set of orbitals are formed. This is known as hybrid orbitals. So coming to these important features or important points of hybridization. Now look at this. These atomic orbitals has to undergo intermixing. So different orbitals has got different energy levels. We have discussed energies of different orbitals while discussing atomic structure, that is electronic configuration of the atoms. So there we have discussed energies of different orbitals based on above rule, that is n plus l. अब energies अलग अलग है. अब ये different energies orbitals को mix करना है. तो now question arise, अगर energy बहुत ज़्यादा gap है तो mix करना possible नहीं होगा. If energy is very close to each other or energy difference कम है, then there may be maximum overlapping. So maximum overlapping या maximum intermixing के लिए condition क्या होना चाहिए? The atomic orbitals to be mixed should be having nearly similar energy. Atomic orbitals to be mixed should have similar energy. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उसके पास एनर्जी एग्जैक्ट तो आइडेंटिकल नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास सिमिलर हो सकता है. सम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैव सेम एनर्जी लेवल, बट
डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव सेम एनर्जी लेवल। तो इफ एनर्जी ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस मस्ट बी लेस और मोर और लेस सिमिलर एनर्जीज होना चाहिए। सेकेंड, we have defined the magnetic quantum number which defines the orientation of orbitals in space. So different orbitals has got different orientation in different axes. अब suppose एक ऑर्बिटल है जो x एक्सिस में, एक ऑर्बिटल है y एक्सिस में, both are perpendicular to each other, एक x की तरफ है एक y की तरफ है। Is it possible to mix? No. अगर एक ऑर्बिटल x एक्सिस की तरफ है तो दूसरे भी क्या होना चाहिए, x एक्सिस की तरफ होना चाहिए, अलोंग ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। अब एक z की तरफ है, अब एक x की तरफ है, तो अगेन पॉसिबिलिटीज ऑफ मिक्सिंग इज लेस। तो अगर ये ओरिएंटेशन x z की तरफ है तो सेकेंड ऑर्बिटल जो मिक्स करना है वो भी ओरिएंटेशन z की तरफ होना चाहिए। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस hybridization is the orientation of the atomic orbitals to be mixed should be proper. So orientation of orbitals to be mixed should be proper. ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। गुड। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किया, तो मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना जरूरी नहीं है। समटाइम्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्साइटेड। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स करेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स खाली भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं या खाली भी हो सकते हैं। इन बोथ केसेस इंटरमिक्सिंग कैन टेक्स प्लेस। अच्छा, तो सेकेंड में नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करने के बाद a new set of orbital is formed that is known as hybrid orbitals. The number of hybrid orbitals formed is equals to number of atomic orbitals mixed. इफ सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। इफ 3 atomic orbitals are mixed then 3 hybrid orbitals should be formed. If 5 atomic orbitals mix कर रहे हैं then 5 hybrid orbitals should be formed. Now the hybrid orbitals have different property than atomic orbitals. That means once atomic orbitals mix to give you hybrid orbitals, the individuality of atomic orbital is lost. A new set of orbital बना जिसका property show करेंगे, that is the property of hybrid orbitals. Number 5 point जो आपको दिमाग में रखना है, the hybrid orbitals have similar shape and energy. Similar energy. Number 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, द बोन्स फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द बोन्स फॉर्म बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. Bonds formed by hybrid orbitals are stronger than bonds formed by pure atomic orbitals. नंबर 7 पॉइंट जो दिमाग में रखेंगे,
The hybrid orbitals are directional in nature. ये स्पेस में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे. Now this directional nature of the hybrid orbitals gives rise to the shape or geometry of the molecule. जो मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे उसका पर्टिकुलर शेप और ज्योमेट्री होगा. दिस पर्टिकुलर शेप और ज्योमेट्री इज ड्यू टू दिस ओरिएंटेशन ऑफ और द डायरेक्शनल नेचर ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, ओरिएंट करेंगे ताकि डिस्टेंस बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शुड बी मैक्सिमम. अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्शन विल बी मिनिमम. अगर रिपल्शन मिनिमम है, डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी द लीस्ट. दैट इज द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर तो ये इस डायरेक्शन है कि डिस्टेंस इज मैक्सिमम. अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्शन विल बी मिनिमम बिकॉज वी आर गोइंग टू प्लेस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. रिपल्शन इज विल बी minimum. If the repulsion is minimum, the potential energy will also be minimum. So that is the most stable. So for the most stable, the distance between the hybrid orbitals should be maximum, repulsion will be minimum, potential energy will be minimum. And this directional nature gives rise to the shape or geometry of molecule. Every molecule, the central atom has undergone some hybridization and that gives rise to the geometry or the shape of the molecule. Next point. Now, as the percentage of s orbital character increases, electronegativity of hybrid orbitals also increases. Electronegativity of hybrid orbitals increases as the percentage of s orbital character increases. Now the question is why the electronegativity increases as the percentage of s orbital increases. Now simple cell logic game. We have discussed the penetration effect of different atomic orbitals. S orbital is closest to the nucleus, then we have p orbital, then we have d orbital, then we have f orbital. Now penetration effect of s orbital is the maximum. S is closest to the nucleus, so electrons placed in s will be having maximum attractive force. So as the percentage of s is more, this is more closer to the nuclei and the attractive force will be more, hence the electron withdrawing capacity will be more. So these are some of the important features or the conditions required for hybridization, and after this hybridization what is happening is here. Now I'll give you different types of hybrid orbitals. Atomic orbitals mix, then number of hybrid orbitals form, then their shape, geometry and the bond angle. So we have atomic orbitals mix, hybrid orbitals form, number of hybrid orbitals formed, structure and bond angle. So let's start with this. First, one s orbital and one p orbital is mixed. Because p we have three orbitals, px, py, pz. Out of this only one is used for. So
one s and one p orbital mix, the hybrid orbital form is known as sp. So sp is the hybrid orbital formed by mixing of s orbital and one p orbital. The number of atomic orbitals mixed is 2, so the number of hybrid orbitals formed will be 2. So number of sp hybrid orbitals formed will be 2. Now we have 2 sp hybrid orbitals. This should be arranged in such a way that the distance between these two orbitals should be maximum. So the structure is located, suppose this is the center, so we have one sp, second sp. So the only possibility is these two sps should be at a distance of 180 degrees. So the bond angle is 180 degrees. That means a particular atom undergoing sp hybridization will always have linear shape. That is linear or straight line. Structure will be linear and the bond angle will be 180 degrees. So in this, look at this, number of orbital is 2. So percentage of s is 50, percentage of p is 50, 1 by 2 into. Then second we have s is always one orbital. Then we have 2p orbitals. Out of these three, we use any 2p orbital. Either we can have xy, we can have yz, or we can have x or z. The hybridization form is sp2. These 2 represents 2p orbital that is used for mixing of hybrid orbitals. S is 1, so we have 1 s and 2p. Now total orbital is 3. Out of this, contribution of s is 1/3. So 1/3 means we have s is 33%, p is 66%, approximately 67%. So 2 by 3. Number of hybrid orbitals, since atomic orbital mix is 3, we have 3 hybrid orbitals to be formed. So we have to arrange these 3 hybrid orbitals in such a way, then this gives you the minimum repulsion. So we have this, let this be the center. Then the best possible way is we have to arrange in such a way these 3 orbitals are at a distance of 120 degree. If you join this gives you an equilateral triangle. So the shape will be plane, triangular, or simply we say planar structure. So if an atom undergoes sp2 hybridization, the shape or geometry of the molecule will be planar and the bond angle will always be 1:t. Third, we have 1s and 3p orbitals mixed. The hybrid orbital form is sp3. So the percentage of s will be 1/4, that is 25%, and the percentage of p will be 75, 3/4. Now since 4 orbitals are mixed, the number of hybrid orbitals formed will be 4. Now these 4 should be arranged in such a way that we develop a structure which is known as the tetrahedral. So this is the one coming. So we have this. This is not a planar, but this is what we call as tetrahedral. If you join the corners, then this gives you a structure which is known as tetrahedron. And any of this bond, this is tetrahedral, and bond angle is 109.5 degree. So how many tetrahedral bond angles are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 109.5 degree. Take this. 1, 2, 3, 4, 5. Then this is 6. Count this. 1, 2, 3. Then we have 4, 5, and this is 6. So sp3 tetrahedral
shape is tetrahedral, bond angle is 109. Now after this we can have sp3 plus 1d orbital. So d has got 5 orbitals, so out of these 5 we have to exclusively use 1, and the d orbital used for this will be dx square minus y square, because p will have x and y, so px can overlap x, py can overlap with y, so this is due to the orientation factor. We have to exclusively use this dx square y square. The hybridization will be sp3d, and number of hybrid orbitals formed will be 3 plus 2, 5. So 5 hybrid orbitals will be formed, and these hybrid orbitals will be arranged so we have a triangular plane. Above this we have one bond, and below this we have one bond. So this is what we call as trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So we have two types of bond. This bond in the triangular plane, this is 120. This bond is 180 degree, and this bond, that is 90 degrees. So we have three types of bond. 180 degree, so one, that is only 180 degree. We have 120 degree. How many 120 degree? 1, 2 and 3. Those bonds present in the triangular plane will have a bond angle of 120 degree, and then 90 degree. So the one above the plane, one below the plane will have 90 degree. So 90 degree, 90 degree, 90 degree. 3 above the plane, 3 below the plane. So we have total 6 90 degree bonds. Then 5 we can have S P3 plus D, 2 orbital is to be used. Now this D should be x square y square and D z square. Number of hybrid orbitals formed will be sp3, d2, total orbitals formed will be 6, and this has to be arranged in such a way. So this is with the center, so we have this. So if we join all the corners, this gives rise to octahedron. So we have a square plane. Above this square plane we have one bond, we have this one bond. If we join all the corners, this gives rise to a structure known as octahedral. So why this is known as octa? Octa means 8, but there is no 8, only 6. Octahedral means it has 8 faces. 4 faces above the pyramid, 4 below, means total is 8. So we have two types of bond angle. If you look at this, one above and one below, this is at a distance of 180 degree, and if you look at this, this is diagonally opposite, so this is 180 degree, this is also 180 degree. So we have total 3 180 degrees. Then we have a square plane, so this is 90 degree, this is also 90 degree, this is also 90 degree. So we have another 90 degree, 4 90 degrees in the plane, 4 above the plane, 4 below the plane. So we have 12 90 degrees, and the shape is octahedral. Similarly, we can have S P3 plus D3. Now in this 3 d orbital should be used. So the orbital should be dxy, dyz and dzx. These 3 orbitals should be used. The number of atomic orbitals mixed is 7. So number of hybrid orbitals formed will also be 7. Now this
will have this type of structure. That is something like pentagon. That is with the center. One above the pentagon, one below the pentagon. If we join all the corners, this gives you pentagonal bipyramidal now this bond angle, this comes out to be 72, this bond angle. This is 180 degree, this is 90 degree, so we have this. So this is the atomic orbitals mix, hybrid orbitals formed, number of hybrid orbitals formed, structure and the bond angle. So once we have this, the hybrid orbitals formed by the central atom, we can easily predict what is the structure assumed by that molecule. Once we have this, we can easily define the bond angle. This is the exact arrangement. This is the best possible arrangement in which we can have maximum distance between the hybrid orbitals, and once we have the maximum distance, the repulsion between electrons to be placed in hybrid orbitals should be having minimum value. Once we have this, we will have the least potential energy, that is the one having the most stable structure. So this is about hybridization. So while deciding, we'll take up this hybridization again before starting with this molecular structure. So again, I'm emphasizing hybridization is purely our imagination or purely theoretical concept. We are just assuming before formation of the chemical bond, the atomic orbitals present in the valence system, the central atom undergoes self-intermixing, and after this intermixing, a new set of orbitals is formed, which is known as hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are directed in space in such a way that the repulsion between them should be minimal, and this gives rise to the actual structure or the geometry of the molecule. Now by use of this, we explain the properties of the chemical bond. So I have given you some important features and the conditions required for formation of the hybrid orbitals. So this is all about hybridization, and we'll use this hybridization while again deciding the structure of molecules. So thank you for watching.